हेलो दोस्तों। आज हम लोग आपका एनसीईआरटी का जो चैप्टर है पदार्थों का पृथक्कीकरण, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी से बेस्ट आपका सीटीटी या बीपीएससी या सीडीपीओ इन सारे से एक क्वेश्चन आपका बनता है। तो आज इसी टॉपिक पर हम लोग स्टडी करेंगे। कुछ इसके पॉइंट्स हमने पहले से लिख रखा है, आप समझेंगे। जैसे इसमें एक दिया गया है हस्तचयन विधि। देखिए, हम जितने भी कृषि के अंतर्गत जो जो पदार्थ उपजाते हैं उन सभी को स्टोर करने का तरीका अलग अलग है, या उसमें जो एक्टिविटी होती है, जो क्रियाकलाप करते हैं उगाने के लिए, उनको उनकी कुछ अलग अलग तरीके से संरचनाएं करनी पड़ती है। जैसे आप अगर खेतों में गेहूँ उपजाते हैं, धान उपजाते हैं, तो देखेंगे उसमें कुछ ऐसे भी अवांछित पदार्थ आ जाते हैं। उनको आप क्या करना चाहते हैं? अलग करना चाहते हैं। जैसे एक निराई शब्द होता है, निराई आप सुने होंगे। देखिए, ये खेतों में जब अवांछनीय पदार्थ उग आते हैं तो इनको खुरपी के द्वारा काट कर बाहर निकाल दी जाती है। उसी को आप निराई बोलते हैं। और यहाँ हम जो अभी आपसे स्टडी मतलब हो रही है बात, ये हस्तचयन विधि के लिए। तो हस्तचयन विधि किसको बोलेंगे? आप बताएंगे कि वैसा अवांछनीय पदार्थ जिसको हम हाथों से चुनकर बाहर निकाल लेते हैं, उसी विधि को हस्तचयन विधि कहते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए कि ये बालू आप क्या करते हैं? चालन करते हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहते कि इसमें जो भी बड़ा बड़ा कण है वो ऊपर ही रह जाए, और छोटा छोटा जो कण है आप घरों में उसका यूज करना चाहते हैं। तो इस चालन मेथड से फिर आप यहाँ देखेंगे छोटे छोटे कणों को आप फाइंड करने लगते हैं, और ये जो बड़ा कण है फिर इसको बाहर आप निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसका जो काम होता है ये चालन विधि में आता है। सिमिलरली उसी तरह हाथों से भी आप चुन कर निकालते हैं। जैसे आप चावल में देखिए, चावल में क्या होता है? कंकड़। आप उस कंकड़ को क्या करते हैं? हाथ से चुनने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हस्तचयन विधि में आएगा। ठीक है, और ये जो हमने एग्जांपल बताया आपको, इस चालन विधि के एग्जांपल में आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं इसमें नेट लगे हुए रहते हैं, ये जाली लगे हुए होते हैं। इनका काम है कि छोटे कणों को ही नीचे आने देना, जितने भी बड़े कण हैं इन सभी को बाहर ऊपर की ओर ही रख देना। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जांपल था। नेक्स्ट आप देखेंगे थ्रेसिंग क्या है। देखिए, जो भी गेहूं या धान की बात करते हैं, खासकर गेहूं में आप देखिएगा, ये डायरेक्टली गेहूं आप तक नहीं पहुंचती है। ये गेहूं वहां से लाने के लिए बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। उसमें एक आपका थ्रेसिंग भी है। जैसे जब गेहूं सूख जाता है तो उसको थ्रेसिंग करना पड़ता है। थ्रेसिंग करने का मतलब ये है कि मशीनों में रख कर उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जो उसके बड़े डंठल होते हैं, उसको तोड़ना पड़ता है, और लास्ट में तब ग्रेन्स आपको मिलता है। इसी प्रक्रिया को आप थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, एक देखेंगे आपका आया है टॉपिक निष्पावन। निष्पावन है क्या? खासकर आप देखेंगे जब धान की आप खेती करते हैं तो उसमें इसका यूटिलाइजेशन होने लगता है। जैसे आप पीटे तो उसके साथ क्या होता है कि बहुत सारा डस्ट और बहुत सारे ऐसे भी धान जो खोखला होता है वो भी साथ में आ गया। तो उसको क्या करते हैं हम लोग कि हवा के झोंकों के नज़दीक रखेंगे, और इसमें होगा क्या, जो भारी अन्न होगा, मतलब जो धान आपका स्वच्छ होगा, वो वेटेड होकर इस हवा के नज़दीक ही गिरेगा इसका अन्न, और जो हल्का होगा वो थोड़ा दूर जाकर गिरेगा। तो इस विधि से आप क्या करते हैं कि स्वच्छ कण को बाहर आप करने में सक्षम होते हैं। भोजन के जो अच्छे दाने होते हैं उनको आप अलग करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक देखेंगे अवसादन। देखिए, अवसादन में आप देखेंगे कि अनाज का अगर कोई बड़ा सा कण, या आप ये कैसे फाइंड करेंगे कि ये स्वच्छ है या नहीं। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, आप धान की खेती करना चाहते हैं, अगर वहाँ पे देखेंगे कि ये धान की बीज जो आप लगा रहे हैं वो स्वच्छ है या नहीं, ये कैसे जान पाएंगे? इनिशियली तो उसको अगर फाड़ेंगे तो फिर वैसे भी डैमेज होगा। तो आप करेंगे क्या कि सपोज एक आपने क्या लिया, एक बीकर लिया, अब इसमें क्या किया, आप पानी डाल दिए। ठीक है,
पानी आपने इसमें डाल लिया। अब इसमें करना क्या है, किस धान के कण को इसमें लेकर डाल दीजिए। ठीक है, अब देखेंगे क्या आप कि जो स्वच्छ कण है धान का वो इसके अंदर आके बैठ जाएगा, नीचे तलहटी में बैठना शुरू कर देगा। लेकिन जो अस्वच्छ धान होगा वो इसके सरफेस पे आकर तैरने की कोशिश करने लगेगा कि ये वेटलेस होने लगता है। ठीक है, अब जो जो इसके वाटर के सरफेस पे ऊपर तैरेगा इन सभी को आप छान लीजिए, छान कर इसको बाहर निकाल लीजिए। ये आपका अशुद्धि है। बाद बाकी जितना भी है ये सारे अब स्वच्छ धान है। अब आप इसको अपने खेतों में लगा सकते हैं। तो इस प्रकरण को ही आप बोलते हैं अवसादन विधि। ठीक है, एक और भी देखेंगे आप, निस्तारण विधि आता है। इसमें होता है क्या, उड़ेल देना डायरेक्ट। पहले कुछ देरों के लिए ऑब्जेक्ट को रखते हैं बीकर में, शांत जल में, और बाद में पुनः उसको उड़ेल देते हैं एक साथ। इसी विधि को आप बोलते हैं क्या, निस्तारण विधि। इसके अलावा एक आपका और भी विधि है, ये विधि आपका निस्यंदक। देखिए निस्यंदक में होता क्या है, एक फिल्टर पेपर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक सरफेस है, इस पर क्या आपका हो गया, आयल गिरा दिए आप। अब इस आयल को निकालना थोड़ा प्रॉब्लम है, आप अगर इस पे रबिंग करेंगे तो पूरी सरफेस पे आयल लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या कीजिए, एक फिल्टर पेपर यूज कीजिए, आप इस पे डाल दीजिए ऊपर से, जैसे आप स्पॉन्ज की तरह, वो सीट जो बैग होता है स्पॉन्ज उसी की तरह। अब ये क्या करेगा, इसमें जितने भी ये कण आयल के जहाँ जहाँ मिलेंगे इन सभी को ये ऑब्जर्व करने का काम करेगा। ठीक है, ये आपका निस्यंदक में आ गया। निराई तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब नेक्स्ट अब टॉपिक है आपका पौधा। इसके बाद जो टॉपिक आने जा रहा है आपका पौधा, और उसमें भी आप देख लेंगे, इससे भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। देखिए एनसीईआरटी तो आपका ऐसा बुक है कि हर कंपटीशन के लिए आपके लिए नेसेसरी है। और ये जो सिलेबस है आपको किसी एक कंपटीशन के लिए बेस्ट नहीं होगा। जितने भी जनरल कंपटीशन है, चाहे वो सीटीटी हो, सीडीपी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, इन सारी चीज़ों का बेसिक बुक यही है, एनसीईआरटी है। तो ये तो कोशिश होनी ही चाहिए कि एक अगर आप एनसीईआरटी पे फोकस कर लेते हैं 6 to 12, आपका हर कंपटीशन में वो काम देगा। आइए एक नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं हम लोग, पौधा। पौधा है क्या, ठीक है। देखिए ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में हम लोग इसको स्टडी करते हैं। और हमारे नेचर में देखेंगे बहुत तरह के जीव जंतु हैं। और आप नेचर को देखें तो मेनली दो पार्ट में हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। एक आप बताएंगे कि सर एक प्लांट किंगडम होता है, प्लांट किंगडम, और दूसरा क्या होता है, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। बस ये दो मेन इसके पार्ट हैं। हम लोग जब प्लांट के अंतर्गत स्टडी करेंगे तो प्लांट में भी बहुत तरह के प्लांट हैं। अब उसके आप कंस्ट्रक्शन पे जाइएगा तो उसमें जैसे आप देखेंगे कि छोटे हैं, बड़े हैं, अलग अलग। जैसे एक साग की बात करेंगे, झाड़ी की बात करेंगे, या फिर देखेंगे वृक्ष की बात करेंगे। लेकिन अगर एनिमल किंगडम में आते हैं हम लोग, किस में आएंगे, एनिमल किंगडम में आएंगे। अब इस एनिमल किंगडम में आने के बाद भी एनिमल कुछ ऐसे हैं कि धरती पे रहते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जल में रहते हैं, कुछ वायवीय टाइप के हैं जो पेड़ पौधे पे रहते हैं। तो उसमें भी अलग अलग तरह से हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले पौधा को हम लोग कैटेगराइज करते हैं 3 पार्ट में। पहला बताएंगे कि शाख होगा, ठीक है। दूसरा इसमें कहेंगे कि झाड़ी होगा, और तीसरा बताइएगा वृक्ष। ये 3 पार्ट पौधे को मेनली इसी 3 पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे। आइए अब स्टडी करते हैं। पहला आपका शाख। शाख है क्या, ठीक है। शाख का मतलब ही है कि सबसे कोमल पार्ट हो। जैसे आप साग सब्जी की बात करते हैं, आप पालक का साग लेते हैं या और भी तरह तरह के हैं वो सब, तो बताएंगे इसके बारे में कि हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को हम लोग क्या बोलेंगे, शाख। याद रहे यहाँ कोमल की बात की गई, सॉफ्टनेस की बात की गई, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। दूसरा आप देखिए कि शाख के समांतर छोटे होते हैं और अक्सर इनमें
कई शाखाएं नहीं होती, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं तो इसमें शाखाएं कितनी होंगी। नेक्स्ट देखेंगे पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं और तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें आप झाड़ी कहते हैं। जैसे आप देखेंगे वृक्ष से बहुत काफ़ी छोटा और शाख से थोड़ा बड़ा होता है। सपोज कि शाख का आपका साइज इतना है तो झाड़ी का जो साइज होगा यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। और अगर आप वृक्ष की बात करें तो वृक्ष की थोड़ी और बड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि ये इनकी ब्रांचेज भी स्ट्रांग होती है, नीचे मुसलजात जो भी होता है ये बहुत काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो ये तीनों में डिफरेंसेज हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका कमज़ोर होगा वो शाख होगा, इससे थोड़ा सा जो मजबूत होगा आपका ये झाड़ी होगा, और सबसे ज़्यादा जो मजबूत होगा वो आपका पेड़ होगा। ये तीनों में ये डिफरेंसेज हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे वृक्ष के लिए बात करते हैं तो वृक्ष में बताएंगे कि इसकी तना, जड़ें और लंबाई चाहे वेट, ये सारे चीज़ ज़्यादा होंगे इस दोनों के रेस्पेक्ट में। ऐसे वृक्ष के लिए दिया गया है कि पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भी भूमि से अधिक ऊंचाई तक गई हुई रहती हैं और ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एक और ही बात है कि कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें बिसर्पी लता कहेंगे। एक ऐसे भी देखेंगे कि वो आप देखेंगे सांप की तरह लतर करके वो आगे अपना बढ़ते हुए रहता है, इसी को आप बिसर्पी लता के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट देखिए कुछ ऐसे पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं जो आरोही कहलाते हैं। जैसे आप लौकी की खेती करते हैं, कोहड़े की खेती करते हैं, देखिएगा उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है और वो भी एक स्प्रिंग नुमा अपनी सूढ़ निकालते हैं, उससे ऊपर की ओर चढ़ते हुए चले जाते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनकी जो कंस्ट्रक्शन होगी थोड़ा इन दोनों के रेस्पेक्ट में अलग तरह की होंगी। तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल व फूल, ये सब इसमें आएंगे, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दें कि जितने भी हरे पौधे हैं ये जीवित कैसे रहेंगे, तो अब बताएंगे कि इनके अंतर्गत भी भोजन बनाने की प्रोसेस होती है। जैसे हम लोग अपनी खाना बनाते हैं उसी तरह ये भी अपना खाना बनाते हैं, और ये जब अपना खाना बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, इनमें एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जैसे हम लोग अपनी भोजन दाल चावल जो भी बनाते हैं उसी तरह ये भी बनाते हैं। इनमें घटनाएं होती है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। देखिए ये कैसे बनाते हैं, पहला तो इनको ये चाहिए कि सूरज की रोशनी, इसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है, नहीं बना पाएंगे। तो एक तो इनको सूरज की रोशनी चाहिए क्योंकि उससे इनको ऊर्जा मिलती है, हीट एनर्जी इसी से इनको मिलती है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और तीसरा इनको क्या चाहिए, मिनरल सॉल्ट, जिसको खनिज लवण बोलते हैं, खनिज लवण, राइट। हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड इनको चाहिए, सन से उसकी रोशनी चाहिए हीट के लिए, और अर्थ से क्या चाहिए, मिनरल सॉल्ट, और चौथा चाहिए जल, राइट। इतने सारे जब लेंगे तब ये क्या देंगे, अब हमको ये खुद अपने कार्बोहाइड्रेट क्रिएट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और साथ में क्या देंगे, ऑक्सीजन, O2। तो हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल यहाँ पे क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। कार्बोहाइड्रेट को ये जितना होता है कुछ हद तक तो अपने खुद यूज कर लेते हैं, और कुछ जो है ग्लूकोज के रूप में बचा के रखते हैं जो बाद में चलकर हम लोग उसका यूज